पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को बुखार और सीने में इन्फेक्शन के इलाज के लिए महाराष्ट्र में पुणे सिटी के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उनकी हालत में काफी सुधार बताया जा रहा है। 89 साल की पूर्व राष्ट्रपति को बीते दिनों भारतीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को कल रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें बुखार और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत थी। वो स्वस्थ है और उनका इलाज भी जारी है। उन पर डॉक्टरों की कड़ी निगरानी है। आपको बता दें कि प्रतिभा पाटिल भारत की पहले महिला राष्ट्रपति थी। तो दिल्ली का रामलीला मैदान एक बार फिर से किसानों की गूंज सुनने के लिए तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल के बाद बड़ी संख्या में पंजाब से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने 14 मार्च को यानी कि आज जवाहर नेहरू मार्ग स्थित रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत के लिए परमिशन भी दे दी है। लेकिन इस बार किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नहीं बल्कि बसों और ट्रेनों के जरिए दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में होने वाले इस महापंचायत से पहले दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इस महापंचायत में 5000 से ज्यादा किसानों के इकट्ठा होने की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में राजधानी की सड़कें जाम होना तय है और इसके लिए पहले ही ट्रैफिक डायवर्जन के बारे में भी सूचना दे दी गई है। दिल्ली पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा को रामलीला मैदान में महापंचायत की परमिशन कुछ नियम और शर्तों के साथ ही दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस महापंचायत में शामिल होने के लिए कोई भी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं आएगा। इसके अलावा किसी भी हथियार के लाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी और इस लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल के साथ साथ हरियाणा में एक दिन पहले सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले मनोहर लाल खट्टर का भी नाम शामिल है और इससे पहले बीजेपी 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी थी। बीजेपी की दूसरी सूची में 11 राज्यों की लोकसभा सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इन राज्यों में दमन दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड भी शामिल है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 2 मार्च को ही आ चुकी थी और इसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों समेत 195 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए थे और इस तरह अब 267 सीटों पर नामों की घोषणा की जा चुकी है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है और इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को लेकर पूरा विपक्ष राजनीति कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू करने की टाइमिंग को लेकर लगातार विपक्ष सवाल भी उठा रहा है और इसे लेकर ही अमित शाह ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत सभी लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। मैंने 2019 से ही कह रहा हूं कि CAA लागू होगा। विपक्ष का इतिहास रहा है, जो वो बोलते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर होती है। मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी की तारीख से ठीक पहले ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। कथित शराब घोटाले में ईडी के समन को दरकिनार किए जाने की वजह से केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी ने शिकायत की थी। केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए भी कहा गया था और अब उन्होंने अदालत के समन के खिलाफ सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। ईडी ने समन को नजरअंदाज किए जाने की वजह से ही 3 फरवरी को और 6 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ IPC की धारा 174 के तहत केस चलाने की भी मांग की थी। लोक सेवक के आदेश पर हाजिर नहीं होने पर इस धारा के तहत केस भी चलाया जाता है और इसमें दोषी करार दिए जाने वाले व्यक्ति को 1 महीने तक जेल और 500 रुपए जुर्माने की भी सजा हो सकती है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाते हुए ईडी ने केजरीवाल को अब तक कुल 8 समन जारी कर दिए हैं।
तो वहीं पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ जमीन हड़पने के मामले में ईडी ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। ईडी ने आज सुबह से ही शेख शाहजहां के ठिकानों पर छापेमारी की और इसके साथ ही इससे पहले ईडी की टीम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव के आवास पर छापेमारी करने के लिए गई थी। तो इलाके में उनके समर्थकों ने एजेंसी के अधिकारियों और उनके साथ गए सीएपीएफ कर्मियों पर पथराव भी किया था। आपको बता दें कि राशन घोटाला और संदेशखाली मामले का आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां कई दिनों से गायब चल रहा था, लेकिन बाद में उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शाहजहां शेख पर संदेशखाली में महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगाया है और साथ ही उस पर जमीन गबन तक के भी आरोप लगाए गए हैं। तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM उत्तर प्रदेश में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बनने की वजह से ही अब अकेले चुनाव लड़ने का पार्टी की तरफ से ऐलान हुआ है। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। यूपी से पहले बिहार में भी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की ऐलान कर चुकी है। वहीं ओवैसी की पार्टी ने चुनावी मैदान में अकेले उतरने का फैसला करने के बाद यहां लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। और साथ ही क्योंकि राज्य में कुल लोकसभा की 80 सीटें भी हैं, यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 20% है और राज्य की कई सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भी काफी अच्छी खासी है। यानी कि वजह यह है कि ओवैसी की पार्टी की नजर राज्य के इन मुस्लिम मतदाताओं पर होगी। बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में जीत का स्वाद चख चुकी AIMIM को यूपी में अब भी ऐसी उम्मीद दिखने लगी है।